ये रिवीजन वर्क लिखा हुआ है, 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं बच्चों को दिए हुए हैं होमवर्क में। ठीक है, अभी ये ट्राई कर रहे हैं, 2 मिनट बाद स्टार्ट करता हूँ मैं। इनको टाइम दिया हुआ है। हो गया भी? हाँ बेटा, हो गया नहीं दोनों क्वेश्चन? दूसरे में दिक्कत आ रही है? अभी तो भाई ये ना, क्वालिटी ऊपर की क्वालिटी क्वेश्चन में नहीं है, नीचे की क्वालिटी को डिवाइड करना पड़ेगा ना, दोनों की डिग्री सेम है। आपने एक्स स्क्वायर को वाई ऐड किया है ना, वाई ऐड करोगे तो ऊपर ही वाई स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी वाई स्क्वायर हो जाएगा। पहले मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो, डिवाइड करने के बाद 1 प्लस समथिंग आएगा, ऊपर लीनियर आ जाएगी, फिर नीचे क्वालिटी कर जाएगी, फिर आप स्प्लिट करोगे, मिडिल तो स्प्लिट कर लोगे, फिर हो जाएगा फिर। हम्म? नहीं, अभी इसको नहीं कर रहे, अभी तो हम पूरे एल्जेब्रिकली सॉल्व कर रहे हैं, अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे। अगर अभी करेंगे ना फिर और मुश्किल हो जाएगा। अभी आप एल्जेब्रिकली सॉल्व कर लो, वाई स्क्वायर को वाई, एक्स स्क्वायर को वाई लिख के फिर उसको हम अलग अलग कर रहे हैं, अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, फिर हम एल्जेब्रिक ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप लोग करके भी देखिए, ये वाली एक्सरसाइज करके भी देखा है, करा हो तो आपको तो इतनी दिक्कत नहीं आती। आप करो ना, फिर रिवीज, आप ले रहे हो काम तो उस काम को करो, ये आपका ही फायदे के लिए है, क्योंकि ये एक बार में नहीं आएगा। अब मेरे को ये भी तो कराना है ना आगे, फिर ये फिर कोर्स रह जाएगा, अब उसको छोड़ दो, अब उसको बाद में कर लेंगे ना। तो घर पर दोबारा करके देख लेना, अगर नहीं किया है तो उसको रिवाइज कर लेना। अब हम आगे की बात कर रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में क्या दिया हुआ है कि पी क्यू के जो
दो वेक्टर हैं, उनको तीसरा वेक्टर 1:2 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो एक्सटर्नली का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी वेक्टर अगर हमें निकालना है आर वेक्टर, वो कितना होगा, जो हमारा जो फॉर्मूला होता था कि जो रेशो है उसको हम इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। एक्सटर्नली तो बीच में माइनस आ जाता है, एक्सटर्नली का मतलब उनके बीच में लाइन नहीं कर रहा है, या तो लेफ्ट साइड में होगा या फिर राइट साइड में, है ना। फिर ये मतलब है, आप इधर क्यों नहीं आ जाते हो, इधर तो दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1 इंटू ये आ जाएगा आपका a माइनस के 3b वेक्टर डिवाइडेड बाई m माइनस n, यानी कि m माइनस 1 होगा, 2 माइनस 1 होगा, यानी कि आर वेक्टर इक्वल टू 4a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, यानी कि 3a वेक्टर और 5b वेक्टर होगा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आ गए आपके आर वेक्टर। बस ये है तो हमें ये प्रूफ आर वेक्टर निकालना है, और ये प्रूफ करना है ये जो वेक्टर होगा पी वेक्टर, इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट अगर हम आर और क्यू का मिड पॉइंट निकालते हैं, है ना, तो मिड पॉइंट क्या करेंगे, अब आर वेक्टर हमारे पास 3a वेक्टर है, ये आर वेक्टर जो हमने निकाल लिया 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर है, तो मिड वेक्टर निकालने के लिए दोनों को हम ऐड करेंगे, वो 2 से डिवाइड कर देंगे। जो वेक्टर मिड मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 3a प्लस a, कितना हो गया 4a, 4a को 2 से डिवाइड करा कितना आ गया 2a वेक्टर आ गया, है ना। और फिर कितना ये 5b माइनस 3b कितना हुआ 2b, है ना, 2 से डिवाइड करा कितना आ गया b वेक्टर आ गया। यही हमें प्रूफ करना है कि r और q का जो मिड पॉइंट होगा वो वेक्टर p वेक्टर है ना। जो आपका जो है, जैसे आपको सेक्शन फार्मूला होता था ना, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता था, वैसे ही वेक्टर में होता है। एक्सटर्नली है तो बीच में माइनस का साइन आ जाता है, और इंटरनली होता है तो यहाँ पे प्लस आ जाता है, यहाँ पे प्लस। याद है फार्मूला, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर, ये तो होता है इंटरनली का एम प्लस एन, और एक्सटर्नली है तो ये साइन प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, बस इतना सा। ठीक है, तो नोट करना चाहो, आपकी इच्छा है नोट करना चाहो तो कर सकते हो, है ना, क्योंकि वहां से पिक्चर इतनी क्लियर नहीं आती है। अगर आपको जरूरत है तो आप नोट कर लो, नहीं समझ में आया तो पूछ लो। मार्क करो। बेटे क्वेश्चन नंबर 10 में तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन 10 में तो उन्होंने एरिया पूछा है ना। एक तो आपको क्या निकालना है, डायगोनल वेक्टर निकालना है, तो डायगोनल वेक्टर क्या हो जाएगा, डायगोनल वेक्टर आपका ये हो जाएगा द टू एडिशन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। तो यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे। मान लो डायगोनल वेक्टर सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मान लो इसका नाम आपका ए वेक्टर रखा है और इसका नाम बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर।
ठीक है, इनको ऐड कर लो, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3i माइनस के 6j प्लस के 2k हो गया। यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसके मैग्नीट्यूड से ही आप डिवाइड कर दो। 3i माइनस के 6j प्लस 2k, ये तो आपको पहले से ही पता है, जो हर चीज तो है। 3 3 है 9, 36 प्लस 4 यानी कि 49 7 हो जाएगा ना, 7। वो आपका क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है, इसका एरिया भी पूछा है, फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ट्रायंगल में 1/2 कर लेते हैं, इसमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 10 में तो कुछ नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है, show that the direction cosine of a vector equally inclined to the x o x o y and o z is equal to 1/2। इक्वली इंक्लाइंड है तो जैसा हमने पहले प्रूव कर चुके हैं कि जो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा, याद है आपको cos स्क्वायर गामा कितना होता है, 1 होता है। ये हमने प्रूव किया था कि एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। इक्वली इंक्लाइन है, इक्वली इंक्लाइन का मतलब है कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कैसी है, इक्वल है। तो अल्फा बीटा तीनों को इक्वल रख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर अल्फा हो गया इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्योंकि अल्फा बीटा गामा इक्वल है तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, तो cos अल्फा बराबर हो जाएगा आपका 1/√3 हो जाएगा, है ना। क्या प्रूव करना है, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन ही है, मतलब जो एंगल है उसका कॉस ले लेते हैं तो उसका डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। जैसे नाम से रखा गया है, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब है कॉस ऑफ द एंगल। कॉस अल्फा की भी वैल्यू 1/√3 होगी, कॉस बीटा की वैल्यू भी 1/√3 होगी, कॉस गामा की वैल्यू भी 1/√3 होगी। फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ए बी सी 3 वेक्टर दिए हुए हैं, फाइंड ए वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अच्छा, 3 वेक्टर दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा लंबी है। ये है आपका ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 4j प्लस 2k। बी वेक्टर है आपका 3i माइनस के 2j प्लस के 7। सी वेक्टर है लैम्डा आई, सी वेक्टर 2i माइनस j प्लस 4। फाइंड ए वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। तो डी वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, ए और बी पे। तो ए और बी के ऊपर जो परपेंडिकुलर हो वो वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होगा दोनों का परपेंडिकुलर होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड का फर्क हो सकता है ना। मैग्नीट्यूड का हमें नहीं पता, तो हमने क्या किया, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लिया किसी कांस्टेंट से, के से मल्टीप्लाई कर लो या लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लो। तो सी डी वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो लैम्डा, ठीक है, लैम्डा इंटू कितनी होगी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगी। और कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन दी है उन्होंने सी वेक्टर तो डी वेक्टर बराबर कितना है 15। इस कंडीशन का यूज करके हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, इस कंडीशन का यूज इसमें उन्होंने दिया हुआ है, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर कितना है 15। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना चाहे तो मैट्रिक्स वाले मेथड से हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे इसका। ये हो जाएगा आपका, पहले क्रॉस प्रोडक्ट ही निकाल लेते हैं ना। आई जे के 1
फोर टू थ्री माइनस टू फाइव, ये आ गया आपका वन। आइए यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 या 28 प्लस 4, फिर माइनस जे आएगा, माइनस जे आएगा आपका कितना हो जाएगा, 7 माइनस के 6, फिर क्या आएगा, ठीक हो जाएगा आपका माइनस के 2 और माइनस के 12, यानी कि कितना आया आपका 32 आएगा, माइनस के जे माइनस के 14 के। ठीक है, ये आ गया आपका ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो डी वेक्टर कितना हो गया, डी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू 32i माइनस जे माइनस के 14 के। ठीक है, अब जो कंडीशन दी है उस कंडीशन का हम इसमें यूज कर लेते हैं। सी वेक्टर कितना है, सी वेक्टर है आपका 2i माइनस जे प्लस 4 के डॉट प्रोडक्ट विद लैम्डा 32i माइनस जे माइनस के 14 के इक्वल टू 15। लैम्डा तो स्केलर क्वांटिटी, इसको ले लिया हमने 64 आ गया है ना। आई की आई से मल्टीप्लाई करेंगे जे की, जे से करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और ये 456 हो गया इक्वल टू 15। लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया 65, यानी कि 9 आ गया, 15/9 हो गया है ना। 3 5 जो 15, 3 3 जो 9 हो गया। तो यानी कि हमारा जो वेक्टर है, हमें जो निकालना था, डी वेक्टर बराबर हो गया, डी वेक्टर बराबर हुआ 5/3, जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला 32i माइनस जे माइनस के 14 के, ये आपका आंसर। ठीक है, वह चेक कर लो क्या आंसर है, मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, मतलब ये पहले आ चुका है बोर्ड में, ऐसे किस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं जनरली, है ना, क्योंकि तो छोटे तो आएंगे नहीं। तो इसमें कोई खास चीज नहीं है, उन्होंने बोला है कि डी वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो दोनों के परपेंड, जब भी कभी दो वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर निकालना हो तो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, जैसे मैग्नीट्यूड का वेरिएशन हो सकता है ना, उसकी लेंथ कितनी है उस वेक्टर की, तो मैग्नीट्यूड के लिए मैं स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूँ, फिर उसके लिए उन्होंने कोई ना कोई कंडीशन दी होगी, उस कंडीशन का हमने यहाँ पे यूज कर लिया, उसका मैंने हमने दिया। आएगा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन जो है पहले भी आए थे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जनरली वेक्टर में से, जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन भी हो और बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इस तरफ कर दूँ, कुछ पूछना भी नहीं है। फिर ये बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विद यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू 1। ये दो वेक्टर दिए हुए हैं, उनका सम निकालना है आपको। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, ये है क्वेश्चन नंबर 13। आई प्लस
द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विद यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ, इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया, एक ही साथ कर दिया, 2 प्लस लैम्डा है ना। बेटे गेट बंद कर लो, बहुत आवाज आ रही है इसकी। 4 प्लस 2 6 माइनस 2। ये 1 के इक्वल है, मतलब दो वेक्टर का सम। ठीक है, देखो क्वेश्चन को पढ़ो आप, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट, किसके साथ, उस वेक्टर के साथ यूनिट वेक्टर जो कि इन दोनों के सम से बना हुआ है, 2i प्लस 4j माइनस 5k और लैम्डा i प्लस 2j प्लस 3k। तो मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया, तो यूनिट वेक्टर डायरेक्टली निकाल दिया, है ना, क्योंकि उनका प्रोडक्ट कितना है, वो 1 के बराबर है। बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, करो निकालो, आगे बात है ना। तो दो वेक्टर का सम, ठीक है, उसके यूनिट वेक्टर निकालना है, फिर यूनिट वेक्टर निकालने के बाद हमने प्रोडक्ट को 1 के बराबर रखना है। बस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, एक ही इक्वेशन है और इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 13। हो गया, देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तीन वेक्टर हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट है ना। और वो इक्वली मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड है उनका, मैग्नीट्यूड भी बराबर है ना। क्वेश्चन को पढ़ लो ध्यान से, इसमें जो दिया हुआ है, ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, शो दैट द वेक्टर ए बी सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी वेक्टर बी वेक्टर सी है। यानी कि ये इक्वली इंक्लाइंड होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल मान लीजिए अल्फा है, इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या होगा भाई, हम डॉट प्रोडक्ट जब भी निकालते हैं तो किसके बराबर होगा, इन तीनों का इसका मैग्नीट्यूड लेंगे हम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है,
और ये वेक्टर हो जाएगा आपका ए का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच में बनने वाला एंगल मान लो कितना है, अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ए डॉट ए कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। बी डॉट ए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो सी डॉट ए कितना हो जाएगा, वो भी 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये इसको, यहाँ पे ये हो गया आपका, इसकी जो वैल्यू आ रही है, तो यहाँ एक से आप कैंसिल कर सकते हो। अपॉन कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, या आप इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ऐसे ही लिखा रहेंगे, क्योंकि ये वेक्टर है, एक वेक्टर तो यहाँ नहीं, इसको हम ऐसे ही लिखा रहेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। हमारा एम इतना ही है, कॉस अल्फा की वैल्यू, कॉस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड प्लस सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, कॉस बीटा आ जाएगा, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से इक्वल है, न्यूमरेटर इक्वल है और डिनोमिनेटर भी दोनों का सेम है ना। तो एंगल कॉस अल्फा कैसा बराबर हो गया, कॉस बीटा के बराबर हो गया। इसी तरीके से कॉस गामा की वैल्यू निकालेंगे, वो भी बराबर आ जाएगी। तो ये हमने दिखाना है कि इक्वली इंक्लाइंड है, यानी इनकी जो है बनने वाला एंगल है वो कैसा है, इक्वल है। तो दोबारा देख लो, इसमें एक पहली कंडीशन क्या थी, तीन इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं और एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल रख दिया और एक दूसरे के हमने परपेंडिकुलर रख दिया। परपेंडिकुलर रखने के बाद अब आपको जो हम जो एंगल निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकाला दोनों का, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, वो हम पुट कर ली है ना, इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड, उनके बीच में बनने वाला एंगल, और इसकी मल्टीप्लाई की हमने तो कितना आ गया, ए स्क्वायर। ठीक है, ए से ए कैंसिल हो गया, इसी तरीके से बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो बी अपॉन समथिंग आ जाएगा, सी सी आ जाएगा। तो ये हमें दिखाना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ बी के। अब चल रही है कि इसको ऑप्शन नहीं कर दी, 11:40 तक है ना। तो ये तो आप छोटे से क्वेश्चन रहते हैं, 15 रहता है ना, 15 में बता देता हूँ, आप देर कर लीजिए। 15 में क्या है, हो जाएंगे, हाँ तो हो जाएंगे तो अच्छी बात है। चलो जितना टाइम बचा मैं बता देता हूँ, फिर यूज कर लेता हूँ। फिफ्टीन वाले में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाएगा, है ना। और ए ये दिया हुआ है, ये ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है ना। और डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है, 0 नहीं है तो क्या होंगे, वो परपेंडिकुलर होंगे। चलो इसको बाकी बाकी कल देख लेंगे, कोई बात नहीं, आपका टाइम हो गया। और कल क्या रिवाइज करोगे आप, 7.5 अगर आपने रिवाइज नहीं करी है ना, 7.5 रिवाइज करके आओ, है ना, तभी फायदा है देखो। अदरवाइज है ना, फिर मैं तो ऐसे रोज देते रहेंगे आगे, अगर आप नहीं करते हो तो। 7.5 रिवाइज की या नहीं की, तो फिर कंफ्यूजन क्यों हो रहा था। अगर आपको दोबारा जब 7.6 दे या 7.5 ही थे, चलो 5 ही कर लाना, कोई बात नहीं।